people, welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher. I hope you all are mast and swasth. So भाई क्या बोल दी पब्लिक, क्या चल रहा है भाई लाइफ में? All good? सब बढ़िया? आस पड़ोस वाले सब बढ़िया? Okay. So भाइयों और बहनों, आफ्टर सो मच ऑफ डिमांड इन क्वेश्चंस, इतने सारे हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैम प्लीज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ले लो. तो भाई तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी डिमांड पूरी करे या ना करे, आई विल कम्प्लीटली गोइंग टू कम्प्लीट योर डिमांड. आपकी डिमांड आज हम पूरी कर देंगे एंड दैट्स विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर. सो लेट्स बिगिन. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताऊंगी, बोरिंग नहीं है, मजे आएंगे आप लोगों को, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. If your dreams don't scare you, then aren't big enough. अगर लगता नहीं है ना अंदर, जैसे गूज बम्स नहीं आते या धक धक नहीं होती है कि यार ये कैसे हम बनेंगे या ये कैसे करेंगे, अगर वो आपको स्केयर नहीं कर रहा है ना, तो भाई थोड़ा और बड़ा सोचो. एंड ऑलवेज ड्रीम बिग. इफ़ यू ड्रीम बिग यू विल गोइंग टू फॉलो दैट. और जब तक तुम उसको फॉलो करते करते वहाँ पहुँचोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम्हें लगेगा अरे यार हमने तो ये अचीव कर लिया है. सो आई एम प्रिटी मच श्योर यू ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर, यू स्मार्ट पीपल आउट देयर विल डेफिनेटली गोइंग टू अचीव बिग थिंग्स इन योर लाइफ. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट इज वेल. ओके, कौन है ये? प्रणाम सर. दिस इज नन अदर देन महर्षि कानट जी. कौन थे ये महर्षि कानट जी? ये एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका ये मानना था कि भाई अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इट विल गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. डिवाइड करते करते हम एक ऐसे पार्टिकल तक पहुंचेंगे अल्टीमेटली जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एंड द टर्म गिवन बाय मिस्टर कानट जी टू दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल वाज कॉल्ड एज परमाणु या पदार्थ. आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कईयों ने तो परमाणु मूवी भी देखी होगी, जॉन इब्राहिम की मूवी थी ना, या सो उसके अंदर भी एटम बॉम्ब से रिलेटेड था. सो ये जो टर्म दिया गया था परमाणु, वो महर्षि कानट जी ने दिया था इन सम BC 300-400 BC के अंदर महर्षि कानट जी गेव दिस टर्म. बट ये परमाणु है क्या? तो ये एक बड़ा थियोरेटिकल आइडिया था. इन लोगों के बस दिमाग में ये क्यूरियोसिटी थी कि भाई अगर मैं किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाऊं तो एक जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल जो हमें मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज परमाणु. ऐसे ही एक और इंडियन फिलोसोफर अपनी क्यूरियोसिटी के साथ हमारे सामने आए एंड नोन एज पकूड़ा. पकोड़ा नहीं भाई, पकूड़ा काटियायम्मा, ठीक है? और इन इंडियन फिलोसोफर ने इसी चीज़ को इलैबोरेट करते हुए बोला, दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर. इन्होंने इस बात, उनकी जो थ्योरी थी ना, उसको उल्टा करते हुए बोला कि कोई भी मैटर, एनी फॉर्म ऑफ मैटर, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी तरीके का मैटर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है. दिस इज व्हाट दिस महान महर्षि, इन्होंने ये बात बोली. पकूड़ा, डरो मत, डरना मत. ये है ल्यूसिफस और डेमोक्राइटस. ये ग्रीक फिलोसोफर्स थे. ग्रीक फिलोसोफर्स, तुम एक बात समझ रहे हो, इन्होंने वही बात बोली जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ऑलरेडी बोल के आ चुके थे. इन्होंने घुमा फिरा के एक पोस्टुलेट दे दिया, ठीक है, और बोला कि इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग अ मैटर till the time we cannot divide it further, so that smallest particle will be now called as atoms. हमारे महर्षि कानट जी ने उसको नाम दिया था परमाणु या पदार्थ, और यहाँ पे डेमोक्राइटस जी ने इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को दिया है नाम एटम. So atom as a term is actually coined by none other than Mr. Democritus, और परमाणु नाम दिया था महर्षि कानट जी ने. All of this was based on
फिलोसफिकल कॉन्सिडरेशन, ये सब थियोरेटिकल था भाई, इनके दिमाग की उपज थी, ये बहुत क्यूरियस लोग थे और इन्होंने ये सब बातें करी, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल डेटा नहीं था, कोई ग्राउंड नहीं था। हो सकता है बात सही भी हो, हम जानते हैं बात सही है, मगर इन लोग को उस समय नहीं पता था। आप लोग मानोगे नहीं, 2000 साल तक इनकी बात को किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। 2000 साल तक एटम्स की थ्योरी को इग्नोर कर दिया गया और बाद में 18th सेंचुरी में हमारे पूजनीय फादर ऑफ केमिस्ट्री आए, जिन्होंने लॉज प्रोवाइड करे थे, जिसमें से एक लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक छोटे वाले अंकल थे जिनका नाम है मिस्टर जोसेफ प्राउस्ट। इन लोगों ने 18th सेंचुरी में कुछ थ्योरी दी और उसके बाद आपने नाम सुना होगा डेल्टन, जॉन डेल्टन। डेल्टन जी 1808 एडी के अंदर आके उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी ऑन अ वेरी बेसिक डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। वो था भाई हीरो। उन्होंने 2000 साल बाद जाके एटम्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया। आपको पता है एटम्स नहीं होते तो हम नहीं होते, ये यूनिवर्स नहीं होता। वी आर ऑल रिलाइड ऑन एटम्स एंड इट्स सो सैड कि इतने सालों तक एटम्स को किसी ने पूछा भी नहीं। सो भाई और बहनों, यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट दिस, लेकिन एक नॉर्मल 70 किलो का आदमी, 70 किलो का इंसान 7 बिलियन एटम्स से बनता है। सोच के देखो कितने जीरो होंगे। 7 इंटू 10 टू द पावर 27, मतलब 27 जीरोस लगा लो साथ के आगे। अब अपना वेट निकालो, आपके बॉडी वेट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली आप में कितने एटम्स होंगे। डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, so after all of this theoretical thingy, after understanding the relation between elements and compounds, 2000 साल बाद एंटनी लावेसियर ने बोला कि भाई एक फाउंडेशन क्रिएट हो सकता है केमिकल साइंस का, और उसके अंडर इन्होंने कुछ लॉज दिए। उस लॉज को या उस फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए दे गेव इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नीचे बहुत सारे लॉज आए, जिनमें से हम 2 लॉज पढ़ेंगे। वन is called as law of conservation of mass and second law is called as law of constant proportion। क्या है भाई ये? Let's take a look. So these are 2, छोटी वाले अंकल जोसेफ प्राउस्ट है and that is our very own father of chemistry Mr. एंटनी लावेसियर। तो भाई पप्पा है और पप्पा को ओबे करना है। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नीचे 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक एक करके समझते हैं, चाहते का हो भाई। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मास कंजर्व करो, मतलब मास चेंज नहीं होगा। मास विल ऑलवेज बी सेम फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑल्सो। टोटल मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का एकदम बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? लेट्स टेक अ लुक। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड लिया, ठीक है। बेरियम क्लोराइड को हमने सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करा। नाउ दीज टू हैव अ मास। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, जिसमें हमने बेरियम क्लोराइड लिया, एक बीकर लिया जिसमें हमने सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया। इन दोनों को बिना मिक्स करे हमने वेट करा, ठीक है। जैसे इसका वेट लिया, लेट्स से इट कम्स आउट टू बी x ग्राम, ठीक है। लेट्स से मान लो कि इसका वेट x ग्राम आया। फिर जब इससे रिएक्शन करी, आफ्टर रिएक्शन जब इसमें केमिकल लोचा हुआ भाई, कुछ तो बॉन्ड इधर से उधर हुए, पुराने रिश्ते टूटे, नए रिश्ते बने, पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने, नए सब्सटेंस क्रिएट हुए। तो यहाँ पे क्या बना? बेरियम सल्फेट BaSO4 और उसके साथ बना सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एंड बाद में जब इस प्रोडक्ट का, नए सब्सटेंस का वेट लिया गया,
तो इट वॉज वेरी शॉकिंग टू सी कि इसका मास भी x ग्राम ही आया भाई, इट वॉज ऑल्सो x ग्राम। तो इससे पता चला कि टोटल मास जो रिएक्टेंट का था, जो तुमने डाला था, जितना मास डाला उतना ही मास निकल के आया इन अ न्यू सब्सटेंस। सो मासेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड बोले तो चेंज नहीं होंगे, दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाद में आया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो इन लोगों ने ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी बोल दिया, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करे, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करा, तब जाके ये लॉज बने थे। तो कंजर्वेशन ऑफ मास तो सॉर्टेड है भाई। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, राइट? सो कांस्टेंट बोले तो डेफिनाइट, प्रोपोर्शन बोले तो रेशो। सबको समझ में आता है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सबको मतलब पता है रेशो या प्रोपोर्शन क्या होता है। बट भाई बताना क्या चाहते हो? सो ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब हम लोग बनाते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है एलिमेंट्स का, दैट विल ऑलवेज बी इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे तुम दुनिया के किसी कोने से पानी उठा लो, चाहे तुम ऑस्ट्रेलिया से ले आओ, इंडिया से ले लो और सिंगापुर से ले लो, मलेशिया से ले लो, कहीं टैप से ले लो, रिवर से ले लो, तो पानी का सैंपल तुम दुनिया के किसी कोने से उठा के लाओ, उस पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा, कांस्टेंट बाय मास। अब ये बाय मास का मतलब क्या है? प्रपोर्शन माने कि रेशियो, डेफिनेट मीन्स कांस्टेंट रेशियो। कोई अब जैसे ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर इस पूरे सब्सटेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, डेफिनेट है, बाय मास। पर ये बाय मास का क्या चक्कर है? लेट्स टेक अ लुक। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1U, है ना? ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16U। वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। तो अगर एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 है तो 2 का क्या होगा भाई? 1 × 2, है ना? सो दैट विल बी 2:2। हाइड्रोजन का रेशियो निकालना है ना पानी के अंदर मास के अकॉर्डिंग। ऑक्सीजन का एक ही एटम है, उस एक एटम का मास कितना? 16। तो यहाँ पे लगा दिया 16। जब आप रेशियो लिखते हो तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हो, 2:16। काटो तो जरा, सिंप्लीफाई करो तो जरा, क्या आएगा? दैट विल गिव यू 1:8। ऐसे निकाला था हमने मास। सो वाटर के अंदर हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास 1:8 होगा, चाहे कहीं से भी उठा लो, नो मैटर व्हाट द सोर्स विल बी। ओके, सो in a compound such as water, ratio of mass of hydrogen and oxygen mass will be 1:8, whatever be the source is. ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का तो आप लोगों ने देख लिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रैक्टिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रैक्टिस करते हैं, you will understand it much more better. Like अमोनिया, अमोनिया के अंदर कितने एटम्स हैं? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, राइट? तो अब अमोनिया चाहे तुम लैब में बनाओ या अमोनिया आप लोग इन्वायरमेंट में से कलेक्ट करो, द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन बाय मास विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। अब मास से कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14U, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U, ठीक है? नाइट्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे 14 लिख दोगे, एक नाइट्रोजन एटम का मास, ठीक है? कितने हाइड्रोजन? 3।
एक का मास 1 तो 3 का कितना 1 into 3 which is 3। अब तुम इसको कट कुट करके सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो बाय मास विल बी 14:3 इन अमोनिया, चाहे तुम अमोनिया कहीं से भी लाओ भाई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, ठीक है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ, कोशिश करो। कार्बन एस टू ऑक्सीजन का कितना रेशियो आएगा बाय मास, ट्राई करके देखो भाई और बहनों। ऐसे ही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन एस टू ऑक्सीजन का रेशियो निकालो बाय मास, कितना आएगा? कम ऑन, ट्राई इट आउट एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। इसके बाद आई हैव टू डिस्कस वन मोर थिंग, एक और होता है रेशियो बाय वॉल्यूम, क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो इन कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन एटम का मास, मैं आपको अगर मासेस दे दूं तो आई थिंक आपका सारा काम सॉर्ट हो जाएगा। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 U, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 U, नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14 U। बस आई थिंक तुम्हें इतना ही चाहिए यहाँ पे। सो लेट्स कैलकुलेट। कार्बन एक एटम है कार्बन डाइऑक्साइड में और एक एटम का मास कितना है 12, लिख दो जी 12। कितने ऑक्सीजन 2, यहाँ कितने ऑक्सीजन 1, तो 2 के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16, सो 2 का कितना होगा 16 into 2, राइट। 16 into 2 is what 32। सिंप्लीफाई करो एंड डू लेट मी नो द आंसर इन द चैट बॉक्स। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, लेट मी राइट द नेम फॉर यू, याद भी हो जाएगा साथ के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटम है नाइट्रोजन का, तो उसका मास कितना है 14। एक एटम है ऑक्सीजन का, इस कंपाउंड के अंदर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में एक ही एटम है ऑक्सीजन का जिसका मास है 16। सो 14:16 सिंप्लीफाई करें, यू गेट योर आंसर। दिस इज हाउ यू एक्चुअली गेट द रेशियोज, कांस्टेंट रेशियो बाय मास। एक और टर्म होती है दैट वी कॉल इट एज बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम रेशियो निकालो। जैसे आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इन वाटर बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम बोले तो वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O। कितने हाइड्रोजन है 2, कितने ऑक्सीजन 1, खत्म, आंसर ओवर। जितने नंबर ऑफ एटम्स है उनका रेशियो निकालो पर एटम, लाइक हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। भाई ब्रैकेट में बस ये ज़रूर लिख देना कि तुमने बाय वॉल्यूम आंसर दिया है, और बाय मास कितना होगा 1:8 विल बी बाय मास। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, अगर क्वेश्चन बाय मास का पूछ रहा है या बाय वॉल्यूम का पूछ रहा है। बट हमारे छोटे वाले अंकल ने, जोसेफ प्राउस जी ने, सिर्फ बाय मास की बात करी थी, तो हम लोग भी यहाँ पर बाय मास पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेकिन वॉल्यूम क्योंकि आपके क्वेश्चंस में आ सकता है, सो आई हैव डिस्कस्ड दैट extra information with you, so please note it down in your notebooks. Okay, so I hope that is clear. So overall हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है, we have learned, let me summarize it. So we have learned about law of chemical combination. कहाँ से आया ये law of chemical combination? जब बहुत साल पहले महर्षि कानत जी ने बोला कि एक सबसे छोटे पार्टिकल को हम परमाणु बोलेंगे किसी भी मैटर के, और बाद में डेमोक्राइटस ल्यूसिपस जी कहते हैं कि हम उसी सबसे छोटे पार्टिकल को एटम्स बोलेंगे. Then later on, after certain many years, like 2000 years approximately,
लाविसियर, एंटनी लाविसियर जो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, उनको लगा कि भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को लेकर एक पूरा साइंस क्रिएट हो सकता है। देन उन्होंने बोला कि लेट्स क्रिएट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंड वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कब क्रिएट हुआ था, जब उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करे, उनके पास डेटा आया, एंड देन ही एक्चुअली कम्स अप विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड जोसेफ प्राउस लेकर आए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। Now there is a homework for you all. Ta-da! Simple homework है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी कंबाइंड इन अ रेशियो ऑफ डैश बाय मास। भाई ये मत भूलना, बाय मास या बाय वॉल्यूम में आप लोग सबसे ज़्यादा गड़बड़ करके आते हो। वेरी सिंपल होमवर्क, please do write your homework का answer in your chat boxes. I will definitely see, and हो सका तो मैं next session में आप लोगों का नाम भी यहाँ पे display करूँगी। फेमस हो जाओगे भाई। So do join on Telegram channel if you need more information and more videos, as well as you can also follow on this Instagram, so that you get knowledgeable videos also and fun videos also from your own Rachita ma'am. So that was it from my side. Do not forget to share, subscribe, and comment in the chat box. So thank you so much. This is me, Rachita Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always, and फिर मिलेंगे चलते चलते in our next session. Bye. Thank you.